अच्छा जी, शुरू करते हैं डे टू ऑफ द रिवीजन सेशन को। डे वन की अगर थोड़ा सा रिकैप आपको प्रोवाइड करूं, वी टॉक्ड अबाउट मेनी डिफरेंट थिंग्स एंड इनिशियल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ऑडिट इज समथिंग दैट वी डिस्कस्ड विद इन द प्रीवियस लेक्चर। इफ आई गिव यू अ ब्रीफ रिकैप अबाउट द प्रीवियस लेक्चर, हमने ये अंडरस्टैंड किया था कि भाई ऑडिटर्स क्या काम करते हैं, क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं। आईएफआरएस को फॉलो किया जाता है, ऑडिटर एक एक्सपर्ट होता है आईएफआरएस के अंदर। उसकी जॉब ये होती है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को वो देखता है और कंपेयर करता है आईएफआरएस एंड आईएस स्टैंडर्ड्स के साथ, ये असेस करने के लिए क्या वो चीजें करेक्ट हैं या नहीं। एक इनिशियल बेसिक अंडरस्टैंडिंग दी थी। देन वी मूव टुवर्ड्स कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, जिसमें यार मैंने आपको मल्टीपल रिविजन्स करवाई थी उन्हीं सब चीजों की जो कि ऑलरेडी लेक्चर्स के अंदर कवर्ड है, लेकिन लाइव मैंने आपको साथ साथ बताया था कि किस तरीके से लाइव जिंदगी के अंदर, प्रैक्टिकल जिंदगी के अंदर ये चीजें यूटिलाइज होती हैं और किस चीजों का ख्याल रखना फिर जरूरी होता है। जिसमें शेयर होल्डर एनईडी को अपॉइंट करेगा, एनईडी ईडी को अपॉइंट करेगा, एनईडी की अंदर से एक बंदा चेयरमैन बनेगा, सीईओ बनेगा। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स के अंदर से दोनों पोजीशन सेपरेट होनी चाहिए। एनईडी को पैसे नहीं दिए जा सकते, उसको ऐसा कुछ देना है कि वो आपको ज्यादा से ज्यादा टाइम दे, पर और फी दे दो, पर मीटिंग उसको फी दे दो, ज्यादा से ज्यादा फी दे दो ताकि ज्यादा से ज्यादा वो आपको टाइम दे, लेकिन उसको इंडिपेंडेंट रखना है। फिर एनईडी की जिम्मेदारियों में कुछ कमिटीज आया करती थी, चार मेजर कमिटीज विच वर नॉमिनेशन, रिस्क कमेटी, ऑडिट कमेटी एंड रिम्यूनरेशन कमेटी। हर एक कमेटी का सेपरेट काम होता था। चीजें याद रखने की जरूरत ये थी कि हर एक कमेटी में नॉन एग्जीक्यूटिव्स बैठेंगे, मिनिमम हर एक कमेटी में 3 नॉन एग्जीक्यूटिव्स होंगे। एंड ऑडिट कमेटी के अंदर स्पेसिफिकली एक जो नॉन एग्जीक्यूटिव होना चाहिए वो फाइनेंशियल एक्सपर्ट होना चाहिए। इसके साथ साथ एक और चीज मैंने आपको बताई थी सीसीजी के लिहाज से कि ये पॉइंट्स जो जो आपके नोट्स शेयर किए गए आपको, इसके अंदर 15 पॉइंट्स मैंने आइडेंटिफाई करके लिखे हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और ओवरऑल जो आपका कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस का एक क्रक्स है कि क्या क्या चीजें फॉलो होना जरूरी है, वो इन 15 पॉइंट्स के अंदर कवर्ड हैं। ये 15 पॉइंट्स अगर आप याद कर लेते हो तो ऑटोमेटिकली आप जब एग्जाम देने के लिए जाओगे तो आपके पास जो भी सिचुएशन बन जाए सीसीजी में, आपको ये चीजें याद रहेगी। इसके बाद हमने मूव किया था एथिक्स की तरफ। एथिक्स के अंदर मल्टीपल चीजों को कवर अप किया। मैंने आपको यह समझाया कि डिफरेंट फंडामेंटल प्रिंसिपल्स फॉलो करना एक ऑडिटर की जिम्मेदारी है। 5 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स विच आर ICOP स्क्वायर एंड द ऑडिटर हैज टू इंश्योर दैट ही ऑलवेज फॉलोज दिस। From the moment on you pass double A, this means you have been acknowledged about the 5 fundamental principles. It is your responsibility to follow these 5 fundamental principles. But there are certain threats which arise which stop you from following these 5 fundamental principles, और उन threats को counter करने के लिए कुछ safeguards होते हैं। कुछ threats ऐसे होते थे जिसके against आपको safeguard नहीं मिला करता था। वहां पे फिर आप specifically सेफ गार्ड नहीं यूज करते थे, मना करते थे कि हम लोग ये कर ही नहीं सकते। और अगर बहुत ज्यादा कोई वो थ्रेट बन रहा है तो आप सिंपली एक ऑडिट की फील्ड से, जिस कंपनी को ऑडिट करे उससे रिजाइन कर देते थे। बट ऑन द अदर हैंड देयर वर सर्टेन थ्रेट्स व्हिच कुड बी रिड्यूस्ड टू एन अप्रोप्रिएट लेवल बाय अप्लाइंग द सेफ गार्ड। तमाम सेफ गार्ड्स हमने कवर अप किए, तमाम जितने भी थ्रेट्स आपके पेपर में आ सकते हैं वो हमने कवर अप किए। और उसके बाद हमने एक क्वेश्चन भी किया, एक स्पेसिफिक सिनेरियो सॉल्व किया। मैंने आपको बताया कि आपके इन नोट्स के अंदर लेटेस्ट तरीका लिखा गया है कि किस तरीके से आपने अपने आंसर्स को लिखना है। इन नोट्स के अंदर हर एक टाइप के आंसर्स जो कि आपके आ सकते हैं, सीसीजी का आंसर कैसे लिखना है, एथिक्स का आंसर कैसे लिखना है, ऑडिट रिस्क का भी हम लोग पढ़ेंगे, सब्सटेंटिव प्रोसीजर लिखेंगे, पढ़ेंगे। एक दो नए और टॉपिक्स हैं वो भी हम लोग पढ़ेंगे जो कि आपको आने चाहिए। आफ्टर दैट वी मूव टुवर्ड्स कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एंड 10 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स विच आर नोन एज प्री एक्सेप्टेंस। एक्सेप्ट करने से पहले 10 चीजों से गुजारना होता है क्लाइंट को, हमने वो पढ़ा। एंड देन वी वर डन विद डे नंबर 1। दिस वाज अ ब्रीफ स्मॉल recap about day 1 which we have covered up within the previous lecture. If any one of you has not taken the previous lecture, please note that day 1 lecture will be uploaded upon Wisdom School of Accountancy's YouTube. आप वहां पे जाके देख सकते हैं, एक recap मिल जाएगा। Let's start this day now. This day is going to be all about, day 2 is going to be all about two specific things which we will cover up within today's live session. एक चीज जो हमने कवर अप करनी है that is going to be audit risk. एक चीज जो हमने कवर अप करनी है that is going to be audit risk. ये वो चीज है जो कि आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, रही है इंपॉर्टेंट और ताहयात की इंपॉर्टेंट रहेगी। आपके एग्जाम में 100% चांस है, कोई ऐसा चांस नहीं कि पेपर में क्वेश्चन ना आएगा। ऑडिट रिस्क का क्वेश्चन आएगा, लाजमी आएगा आपके पेपर के अंदर। लेकिन ऑडिट रिस्क को पढ़ने से पहले कुछ और भी चीजें हैं, वो हम लोग पढ़ेंगे इस सेशन के अंदर, उसको कवर अप करेंगे। लेकिन ऑडिट रिस्क के साथ साथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है विच इज नोन एज क्वालिटी मैनेजमेंट, जिसका आपके कोर्स के अंदर एक नया हिस्सा शामिल हुआ है कि एग्जामिनर कहते हैं कि मैं इसका भी एक टेक्निकल
क्वेश्चन पूछूंगा एग्जाम में 6 से 8 मार्क्स का। ये कैसा क्वेश्चन होगा, इसको सॉल्व कैसे करना है, इसकी तरफ भी मैं लेकर आऊंगा और इस पर काफी डिटेल में हम लोग गुफ्तगू करेंगे, बहस करेंगे। बट फर्स्ट लेट्स मूव टूवर्ड्स ऑडिट रिस्क। एक ब्रीफ रिकैप ऑडिट रिस्क का लेते हैं। याद रखो भाई, ऑडिट रिस्क में सबसे पहली चीज जो आपको पता होनी चाहिए दैट इज मटीरियलिटी। भाई मटीरियलिटी क्या बला है, मटीरियलिटी क्या चीज होती है, पहले तो इसको कवर अप करते हैं। जब आपको ये आ गई तो आपको ऑडिट का 50% हिस्सा वैसे ही कवर अप होता है, वह समझ आ जाएगा। मटीरियलिटी आपकी वो चीज होती है जो कि इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट किसके लिए है? यूजर्स के लिए है। जब मैं किसी चीज के बारे में बोलता हूं कि यार ये मटीरियल है मेरे लिए, मैं एग्जांपल देता हूं, ये फोन मेरे लिए मटीरियल है। क्यों मटीरियल है? बड़ी अमाउंट है, फॉर मी इट इज अ बिग अमाउंट। अच्छा, फॉर यू इट माइट नॉट बी अ बिग अमाउंट, तो आपके लिए ये मटीरियल ना हुआ, लेकिन मेरे लिए ये क्या हो गया? मटीरियल हो गया। इसी तरीके से मेरा माइक्रोफोन, मेरा ये सेटअप पढ़ाने का, ये मेरे लिए मटीरियल है, इस पे इन्वेस्टमेंट है अच्छी खासी। फॉर यू इट माइट नॉट बी मटीरियल, बट फॉर मी एट द सेम टाइम इट इज मटीरियल। ये मटीरियल चीजें आइडेंटिफाई करना ये बहुत जरूरी होता है एक ऑडिटर के लिए। गिव मी अ सेकेंड, अ पर्सन इज आस्किंग टू जॉइन। अच्छा, ये मटेरियल चीजें आपको आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के लिए। आपको पता होना चाहिए कि क्या चीज यूजर के लिए जरूरी है, क्या चीज यूजर के लिए जरूरी नहीं है। अब मसला ये होता है कि एज एन ऑडिटर विद इन योर प्रैक्टिकल लाइफ एज वेल, आप कैसे पता लगा सकते हो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर एक अमाउंट लिखी गई है, क्या वो मटेरियल है क्या नहीं। चलो एक एग्जांपल के तौर पे हम लोग स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन यहां पे बनाते हैं, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाते हैं। लेट्स सपोज 2024 ईयर एंड है कंपनी का। द फर्स्ट थिंग वी ऑलवेज हैव विद इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज नॉन करंट एसेट। नॉन करंट एसेट्स के अंडर आता है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, जिसकी वैल्यू हमने 1 मिलियन लिख दी। फिर आता है इंटेंजिबल एसेट, जिसकी वैल्यू लेट्स सपोज मैंने 0.1 मिलियन लिख दी। फिर आता है मेरे पास इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी आ गया, उसकी वैल्यू मैंने 1.3 मिलियन लिख दी। सो ऑन एंड सो फॉर। दूसरी जगह पे मैं प्रॉफिट एंड लॉस बनाता हूं, मैं कहता हूं भाई प्रॉफिट एंड लॉस में रेवेन्यू कंपनी का है 100 मिलियन का, 100 मिलियन डॉलर्स का। कॉस्ट ऑफ सेल कंपनी के है 50 मिलियन डॉलर्स की। सो ऑन एंड सो फोर्थ। आखिर में आके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी फॉर द ईयर जो प्रॉफिट बनता है दैट इज 10 मिलियन यूएस डॉलर्स का। ये प्रॉफिट बनता है कंपनी का। आप कैसे पता लगाओगे कि एक ऑडिटर कैसे ये पता लगवा सकता है कि क्या कोई चीज इंपॉर्टेंट भी है यूजर के लिए या नहीं? अब सबसे पहले ये अंडरस्टैंड करो कि ये पता लगाना जरूरी क्यों है। देखो भाई, हम लोगों ने आज तक ऑडिट की फील्ड में ये चीज असेस की और इस चीज को पढ़ा भी है कि ऑडिटर हर चीज का ऑडिट नहीं कर सकता। जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि हम लोग प्रोवाइड करते हैं रीजनेबल अश्योरेंस। रीजनेबल अश्योरेंस का मतलब यह होता है कि आप ये मानते हो, आप ये जानते हो, आप इस चीज को समझते हो कि एज एन ऑडिटर आई कैन नॉट टेस्ट एवरी सिंगल थिंग आउट। हर चीज को मैंने सैंपल बेसिस पे करना है। अच्छा, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की टेस्टिंग करने लगा हूं, सैंपल बेसिस पे करूंगा। चलो फर्दर आ जाओ, इसमें ये जो छोटी छोटी अमाउंट है, क्या इसका भी इतना इन डेप्थ टेस्टिंग करना जरूरी है? नहीं हो सकता। 3 से 4 महीने के ऑडिट के टाइम लाइन के अंदर हर चीज की टेस्टिंग करना प्रॉपरली जैसे होनी चाहिए वैसा पॉसिबल नहीं होता। बिकॉज ऑफ दिस रीजन एज एन ऑडिटर आपको असेस करना होता है किस चीज पे मैंने ज्यादा मेहनत करनी है, किस चीज पे मैंने कम मेहनत करनी है। और यहां पे प्ले आती है आपकी मटीरियलिटी की। मटीरियलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से सिंपल हमेशा एक बात याद रखो कि आप मटीरियलिटी यूज करते हो टू आइडेंटिफाई which items are important for users। ये आइडेंटिफाई करने के लिए अब कौन से आइटम्स इंपॉर्टेंट हैं, कौन से आइटम्स इंपॉर्टेंट नहीं है, हम लोग इसकी आइडेंटिफिकेशन की तरफ आते हैं। कोड, आईएसए, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग हमें एक बात कहते हैं, हमें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग एक क्राइटेरिया देते हैं। क्राइटेरिया क्या देते हैं कि भाई आपके पास कहलाता है एक मॉडल विच इज नोन एज रैप मॉडल। कोड कहते हैं रैप मॉडल को यूज करो टू आइडेंटिफाई वेदर समथिंग एन अमाउंट इज इंपॉर्टेंट फॉर द यूजर और नॉट। कोड कहते हैं इस रैप को 3 लाइनों में लिखो, RAP। R stands for revenue, A stands for assets, ये टोटल एसेट्स सारे करंट एसेट्स प्लस नॉन करंट एसेट्स, और P stands for प्रॉफिट बिफोर टैक्स, बिफोर टैक्स। ये आपके पास 3 चीजें बनती है। कोड कहते हैं एक काम करो, रेवेन्यू का आप हमेशा से यूज करो 0 यहां पे लिखा हुआ है वेट, 0.1% टू 0.5%, नहीं सॉरी 0.5% टू 1%। कोड कहते हैं कि एसेट्स का होना चाहिए 1% टू 5%, 1% टू 2%।
एंड 5% टू 10% आपका होता है प्रॉफिटेबिलिटी का। कोर्ट कहते हैं कि एक अमाउंट निकालो, आप अपने पास एक अमाउंट निकालो, सबसे पहले मटीरियलिटी की अमाउंट जिसको बोला जाता है। कोर्ट कहते हैं कि असेस करो आप कौन सी चीज आपके यूजर के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी कोर्ट कहते हैं देखो आपके यूजर सबसे ज्यादा डिसीजन मेकिंग किस चीज के बेसिस पे करते हैं, इस कंपनी को देखते हुए असेस करो, इस चीज को सबसे पहले असेस करो। क्या वो कंपनी डिफरेंट जगह पे इन्वेस्टमेंट्स करके बैठी हुई है? अगर हाँ, यानी कि उसका नॉर्मल बिजनेस क्या है, इन्वेस्टमेंट्स करना। अगर एक इन्वेस्टमेंट बेरिंग कंपनी है जो कि सिर्फ कुछ चीज बेचती नहीं है, कुछ खरीदती नहीं है, कोई रॉ मटेरियल नहीं बनाती, कोई इन्वेंट्री नहीं बनाती, पैसा आता है इन्वेस्टमेंट्स कर देती है, तो उसके यूजर के लिए, उस कंपनी के लिए डिसीजन लेने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? एसेट। एक कंपनी जिसके रेवेन्यू है, प्रॉफिट नहीं है इस वक्त, यूजर उसमें इन्वेस्ट करना चाहता है, जैसे कि मेटा, जैसे कि आप ले लो करीम, उबर, ये सारी लॉस मेकिंग कंपनीज हैं, आज तक इनका प्रॉफिट नहीं हुआ। अभी तक, आज तक 10-10 साल हो गए इन कंपनीज का प्रॉफिट नहीं बना। इनके लिए अगर यूजर ने डिसीजन लेना है तो वो क्या देख के डिसीजन लेगा? रेवेन्यू, क्योंकि प्रॉफिट तो है नहीं, लेकिन फिर भी इन्वेस्टमेंट्स हो रही है ना इन कंपनी के अंदर, तो रेवेन्यू को देख के लिया जाएगा। तो ऐसी कंपनी जिसका प्रॉफिट नहीं है, रेवेन्यू है, उसके लिए इंपॉर्टेंट है यूजर के लिए डिसीजन मेकिंग के लिए क्या? रेवेन्यू इटसेल्फ, रेवेन्यू की अमाउंट। कोड कहते हैं कि भाई अगर तो एक कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी में, एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, तो उसके लिए यूजर जब डिसीजन लेगा तो वो देखेगा प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना है कंपनी का, वो ये देखेगा। वंस यू आइडेंटिफाई दीज थिंग्स, वंस यू आइडेंटिफाई कि कंपनी के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, तो आप रेशो के हिसाब से कैलकुलेट कर लो, रेशो के हिसाब से कैलकुलेट कर लो एक चीज। कोड कहते हैं कैलकुलेशन इस तरीके से होती है आपकी, 0.5% टू 1% ऑफ रेवेन्यू, यानी कि आप रेवेन्यू उठाओ, 0.5% से मल्टीप्लाई करो, कितना बनता है भाई ये? 0.5% मल्टीप्लाई बाय 100 मिलियन। लेट मी कैलकुलेट इट। 0.5% मल्टीप्लाइड बाय 100 मिलियन, $500,000, $500,000 टू $1 मिलियन। यानी कि आपकी रेंज बन गई, 0.5% पे ये अमाउंट है, 1% ये अमाउंट है, 0.5% मल्टीप्लाइड बाय 100 मिलियन एंड 1% मल्टीप्लाइड बाय 100 मिलियन, आपके पास ये अमाउंट्स आ गई। दूसरा, अगर एक एसेट इंपॉर्टेंट है कंपनी के लिए, तो उसके लिए अगर आपने डिसीजन मेकिंग करनी है, टोटल एसेट्स की वैल्यू लेट सपोज मैं यहां पे लिखता हूं 50 मिलियन है। अब उसको आप देख लो, कैलकुलेट करके देखो कितना बनता है। 50 मिलियन मल्टीप्लाइड बाय 1% इज इक्वल टू 500,000, से लेकर 50 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 2% इज इक्वल टू 1 मिलियन। ठीक हो गया। अब एक कंपनी का प्रॉफिट देख लो, प्रॉफिट के हिसाब से देख लो मटीरियलिटी क्या बनती है। प्रॉफिट के हिसाब से लेट सपोज यही पैट हम लोग बताते हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, इसको समझ लो कि ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स है। 110 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 5%, लेट्स कैलकुलेट इट फर्स्ट ऑफ ऑल। 5% मल्टीप्लाइड बाय 10 मिलियन इज इक्वल टू 0.5, नहीं गलत, 10 मल्टीप्लाइड बाय 0. मल्टीप्लाइड बाय 5% इज इक्वल टू, यहां पे भी 5 लाख आता है। मजे की बात यह है कि हमारी सारी कैलकुलेशंस एक साथ आ गई, ये डिसाइडेड नहीं था, बाय चांस ऐसा हुआ है। खैर, आपने ये डिसाइड कर लिया कि कंपनी के लिए इंपॉर्टेंट क्या चीज है। लेट सपोज आपने डिसाइड किया कंपनी का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा यूजर के लिए रेवेन्यू है, आपकी मटीरियलिटी अब रेवेन्यू पे बेस होगी। आपके पास एक लोअर लिमिट आ गई 5 लाख की, एक अपर लिमिट आ गई 10 लाख की, 1 मिलियन की। दिस इज द मटीरियलिटी नाउ। अब कोड कहते हैं कि ऐसा तो नहीं हो सकता कि आपके पास दो मटीरियलिटी की अमाउंट्स हो। कोड आपसे कहते हैं कि आप डिसाइड करो, लोअर लेवल ऑफ मटीरियलिटी चूज करना है, हायर लेवल ऑफ मटीरियलिटी चूज करना है, या फिर समवेयर इन बिटवीन। अब ये डिसीजंस होते हैं ऑडिटर की जजमेंट के ऊपर। ऑडिटर ये देखता है कि यार इस कंपनी में रिस्क कितना ज्यादा है। याद है पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था, जितना ज्यादा रिस्क उतनी ज्यादा फीस, जितना ज्यादा रिस्क उतना ज्यादा काम भी करना पड़ता है। कैसे डिसाइड होगा काम कितना ज्यादा करना है? ये डिसाइड होता है मटीरियलिटी की बेसिस के ऊपर। जितनी कम मटीरियलिटी आप रखोगे, ऑटोमेटिकली सैंपल आपको ज्यादा सेलेक्ट करना पड़ेगा, ज्यादा चीजें टेस्ट करनी पड़ेंगी। मटीरियलिटी कम, यानी कि अब ये 0.1 मिलियन की अमाउंट भी टेस्ट होगी। एनीथिंग क्लोज टू दिस मटीरियलिटी अमाउंट विल नीड टू बी टेस्टेड विद इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। मटीरियलिटी ज्यादा, तो काफी ज्यादा चीजें मटीरियलिटी से नीचे वाली जो अमाउंट थी वो इग्नोर होती गई। आपको एक मजे की बात बता दूं जो कि आपको शायद कोई ना बताए, लेकिन आजकल के जमाने में सॉफ्टवेयर हैं ऑडिट के, स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर। वो सॉफ्टवेयर कैसे होते हैं? सैंपल सिलेक्शन के लिए वो सॉफ्टवेयर यूज होते हैं। आजकल के जमाने में अगर आपके इनवॉइस, लेट सपोज रेवेन्यू आपके पास रिकॉर्डेड है 100 मिलियन का, तो आप ये सोचोगे, प्रैक्टिकली जाओगे, मैनेजमेंट को बोलोगे कि भाई सारी इनवॉइसेस दो, फिर उसका सैंपल सेलेक्ट करोगे और फिर उनको टेस्ट करना शुरू कर दोगे। आजकल के जमाने में ऐसे नहीं होता।
आजकल के जमाने में क्या होता है, सॉफ्टवेयर होते हैं टेस्टिंग के लिए, सैंपल सिलेक्शन के लिए, कि भाई मैनेजमेंट से बोलो अच्छा एक्सेल के अंदर मुझे इनवॉइस नंबर लिखकर, अमाउंट्स लिखकर, सब कुछ लिखकर दे दो कि टोटल कितनी इनवॉइसेज है जो कि ये अमाउंट बनाती, यानी ब्रेकअप ऑफ रेवेन्यू मैनेजमेंट से ले लो डिजिटल फॉर्म में, एक्सेल की फॉर्म में। वो सारा डाटा आप उस सॉफ्टवेयर के अंदर इंटर करते हो, यहां पे अपलोड हो गया डाटा। इस ये सॉफ्टवेयर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहां पे पूछता है व्हाट इज द मटीरियलिटी अमाउंट। अगर आपने मटीरियलिटी 5 लाख इंटर की तो ये आपको सैंपल उठा के देगा, अज्यूम कर लो 100 का। अगर आपने मटीरियलिटी यहां पे इंटर की 1 मिलियन की तो ये सैंपल उठा के देगा आपको 50 का। जितनी ज्यादा मटीरियलिटी उतना कम सैंपल उठा के आपको देगा। तो ऑटोमेटिकली अब आपको ये समझ आ रहा है कि हायर लेवल ऑफ मटीरियलिटी जब तब उस वक्त चूज किया जाता है जिस वक्त आपने टेस्टिंग अपनी कम करनी होती है। लोअर लेवल ऑफ मटीरियलिटी उस वक्त चूज किया जाता है जिस वक्त टेस्टिंग आपने ज्यादा करनी होती है। अब एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्या चीज है, ये तो चलो प्रैक्टिकल लाइफ हो गई ना, एग्जाम के लिए क्या चीज इंपॉर्टेंट है? एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है आपके पास सिंपल आपकी लोअर लेवल ऑफ मटीरियलिटी। आपको 0.5, 1%, 5% याद होना चाहिए। कभी भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा जहां पे एग्जामिनर आपसे बोलेगा चूज विच मटीरियलिटी इज इंपॉर्टेंट फॉर दिस कंपनी, ऐसा कोई भी क्वेश्चन आपके पास नहीं आने वाला। यू स्पेसिफिकली विल ओनली हैव टू कैलकुलेट मटीरियलिटी ऑन द लोअर लेवल्स। और ये जो अमाउंट्स आप उठाओगे, सिंपल जो अमाउंट इससे ऊपर है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने 5 लाख की मटीरियलिटी चुन ली रेवेन्यू की बेसिस पे, अब देखो जो अमाउंट इससे ऊपर है ये इनकी टेस्टिंग होनी चाहिए, ये अमाउंट इससे नीचे इसकी टेस्टिंग इतनी डिटेल नहीं होगी, ये अमाउंट इससे ऊपर है इसकी टेस्टिंग डिटेल्ड होगी। ये तो हो गया मटीरियलिटी का एक कॉन्सेप्ट। अब आप इसमें यहां पे आती है एक अगली चीज जिसको नाम दिया जाता है परफॉर्मेंस मटीरियलिटी का। और परफॉर्मेंस मटीरियलिटी वो चीज है जिसमें 90% ऑफ यू गाइस आर ऑलवेज कंफ्यूज्ड अबाउट, क्योंकि आपको समझ नहीं आती इसकी परफॉर्मेंस मटीरियलिटी। क्यों समझ नहीं आती? समझ ना आने की सबसे बड़ी रीजन ये कि आपके डबल ए के कोर्स में, आपके ट्रिपल ए के कोर्स के अंदर भी एक सिर्फ डेफिनेशन गिवन है, और आपके आपका जो एग्जाम का सिलेबस है, जो आपका एग्जामिनर है, वो भी आपसे सिर्फ डेफिनेशन पूछेगा परफॉर्मेंस मटीरियलिटी की, वो आपसे और कुछ भी नहीं पूछेगा। लेकिन चलो मैं आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल लाइफ का टच देता हूं विद इन द नेक्स्ट 10 मिनट्स। देखो होता क्या है, आपने मटीरियलिटी चूज की, लेट सपोज रेवेन्यू के बेसिस पे कर ली, हम लोग एग्जाम्पल पे लेके चलते हैं। 1% ऑफ, सॉरी ये वाली मटीरियलिटी रेवेन्यू के बेसिस पे आपने 0.5% उठाई थी, और इसकी अमाउंट बनती थी टोटल 5 लाख की। दिस वॉज द मटीरियलिटी अमाउंट, ये आपकी मटीरियलिटी की अमाउंट है, ठीक है। अब ऑडिटर क्या करता है? देखो भाई, ऑडिटर का प्रैक्टिकल लाइफ इस तरीके से चल रहा होता है, ऑडिटर की प्रैक्टिकल लाइफ इस तरीके से चलती है कि ऐसा नहीं होता कि वो टेस्टिंग करते दौरान हर एक चीज की मिस स्टेटमेंट जो आइडेंटिफाई होती है उसको करेक्ट करता जाएगा। रेवेन्यू को ऑडिट किया, 100 मिलियन की इनवॉइस थी, सैंपल उठवाया मैंने मैनेजमेंट से, सैंपल मैनेजमेंट को शेयर किया, टेस्टिंग की उसकी, आखिर में आके मैंने इन टोटल 20 इनवॉइसेस टेस्ट की। 20 इनवॉइसेस के अंदर से मुझे पता लगा एक इनवॉइस में इशू है, इसको लिस्ट में डाल लेगा भाई। वन इनवॉइस ऑफ रेवेन्यू, वन इनवॉइस ऑफ रेवेन्यू, कितनी मिसस्टेटमेंट है टोटल इसके अंदर? $1 लाख की मिसस्टेटमेंट हमने आइडेंटिफाई की। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का ऑडिट हुआ, उसके अंदर टोटल इन न्यू एडिशंस वगैरह की बाकी चीजों की, लेट सपोज आपने टोटल 2 मिसस्टेटमेंट्स आइडेंटिफाई की, एक थी 50,000 की और एक थी आपके पास, सॉरी एक थी 5 लाख की और एक थी आपके पास 400,000 की मिसस्टेटमेंट। आपने उसको भी लिस्ट में डाल लिया। एक ये मिसस्टेटमेंट होगी, एक आपके पास आ गई प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की मिसस्टेटमेंट। पहली मिसस्टेटमेंट आपके पास 5 लाख की आई, और दूसरी मिसस्टेटमेंट प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट से आपके पास आई 4 लाख की। ये डिफरेंट मिसस्टेटमेंट्स की आप लिस्ट बनाना शुरू कर दोगे अपने पास। इन द प्रैक्टिकल फील्ड इस तरीके से चलता है। एज्यूम कर लो आपने 4-5 और मिसस्टेटमेंट्स आइडेंटिफाई करके रखी हुई है, मैनेजमेंट से अभी नहीं बोला कि भाई करेक्ट करो, एक 9 लाख की है 900,000 की, एक $1 मिलियन की है, एक आपके पास लेट सपोज 0.8 मिलियन की यानी कि 8 लाख की है। ये आपके पास टोटल मिसस्टेटमेंट्स की लिस्ट है जो कि ड्यूरिंग द ऑडिट आपने आइडेंटिफाई किया। अब ऐसा नहीं होता कि ऑडिटर जो होता है ड्यूरिंग द ऑडिट मैनेजमेंट को बोले भाई करेक्ट करते जाओ, करेक्ट करते जाओ, नहीं, वो पूरी की पूरी लिस्ट बनाते हैं। तमाम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का जब ऑडिट कंप्लीट हो जाता है, एंड पे आके मटीरियलिटी इन प्ले आती है। एंड पे मटीरियलिटी कैलकुलेट शुरू में होगी, सैंपल के लिए यूज होगी, लेकिन एंड पे आके अब ऑडिटर उसको प्रैक्टिकली यूज करेगा। ऑडिटर कहेगा दो बातें। मटीरियलिटी के अगेंस्ट जब भी आप करेक्शन कराते हो तो दो चीजों का ख्याल रखते हो। एक, आप देखते हो इंडिविजुअली मटीरियल मिसस्टेटमेंट्स, और दूसरा आप देखते हो एग्रीगेट ऑफ मिसस्टेटमेंट।
एग्रीगेट ऑफ मिसस्टेटमेंट। इन दो बातों का मतलब क्या है? सबसे पहला स्टेप होता है, ऑडिटर कहता है भाई इंडिविजुअली एक एक मिसस्टेटमेंट को देखो और कंपेयर करो क्या वो मटीरियलिटी से ऊपर है या नहीं है। अच्छा 1 लाख नहीं है, इसको करेक्ट कराने की जरूरत नहीं। 5 लाख मटीरियलिटी के इक्वल है, मैनेजमेंट को बोलो करेक्ट करे, मैनेजमेंट ने कर दिया, बल्ले बल्ले, ये खत्म हो गई अमाउंट आपकी। अच्छा ये नहीं है मटीरियलिटी से ऊपर, इसको छोड़ दो। ये मटीरियलिटी से ऊपर है, मैनेजमेंट को बोलो करेक्ट करे, मैनेजमेंट ने करेक्ट कर दिया। ये ऊपर है मटीरियलिटी से, ये भी करेक्ट हो गया। ये ऊपर है मटीरियलिटी से, ये भी करेक्ट हो गया। दो अमाउंट्स आपके पास पीछे रहेगी, एक आपके पास रहेगी 4 लाख वाली जो कि करेक्ट नहीं हुई, एक रहेगी 1 लाख वाली। यानी कि स्टेप नंबर 1 इज डन। अब स्टेप नंबर 2 आएगा आपके पास, एग्रीगेट मिसस्टेटमेंट। एग्रीगेट का मतलब ये रिमेनिंग जो मिसस्टेटमेंट्स है जो कि करेक्ट नहीं हुई भी, उनको टोटैलिटी में जरा एक दफा चेक करो। उनको टोटैलिटी में जरा एक दफा चेक करो कि टोटल अमाउंट मिसस्टेटमेंट की कितनी बनती है। यानी कि टोटल ऑडिट के फील्ड में टोटल का लफ्ज जो होता है, टोटल, द वर्ड टोटल मींस एग्रीगेट। एग्रीगेट टोटलिटी में देखना कहलाता है एग्रीगेट। एग्रीगेट में दोनों को मिला के ये मटीरियलिटी के इक्वल बनती है आपके पास अमाउंट। इस केस के अंदर ऑडिटर मैनेजमेंट से कहता है यार इसका ब्रेकअप है, दो मिसस्टेटमेंट्स हैं, जो हाईएस्ट अमाउंट की मिसस्टेटमेंट है मैं वो करेक्ट करवा लूं अगर, यानी कि ये अगर खत्म हो जाए, पीछे मेरे पास मिसस्टेटमेंट रहेगी 1 लाख की, मैनेजमेंट ना भी करेक्ट करे कोई इशू नहीं है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे कोई मटेरियल इंपैक्ट नहीं है, मैं यही कहूंगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बिल्कुल ठीक है। अब एक सवाल है, सबसे पहले तो मुझे बताओ यहां तक कोई इशू, मटीरियलिटी के इस स्टेज तक कोई इशू? हरी अप हरी अप। नो सर। कोई इशू नहीं, पक्की बात है? तो अच्छा। सर ये परफॉर्मेंस यस यस। मटेरियलिटी नहीं सही समझ आया। फाद दोबारा पूछो प्लीज। तो ये परफॉर्मेंस मटेरियलिटी वाला कॉन्सेप्ट दोबारा रिपीट हाँ करें। हाँ, उस पे, उसकी तरफ आते हैं, उसकी तरफ आते हैं। ये अभी तक आपके पास कॉन्सेप्ट चल रहा था परफॉर्मेंस मटेरियलिटी की, अभी हमने बात ही नहीं की। ये अभी तक कॉन्सेप्ट चल रहा था आपका मटेरियलिटी का कि भाई मटेरियलिटी यूज किधर की जाती है। दो स्टेजेस पे, एक सैंपल सिलेक्शन के वक्त, एक आपके पास यूज होती है एंड ऑफ द ऑडिट के ऊपर जब आप मिस स्टेटमेंट्स करेक्ट करवाना चाहते हो। मसला ये है, मैं हूं एक इंसान, मैं बैठा हूं केपीएमजी के अंदर। ह्यूमन एरर इज अ साइकोलॉजिकल नेचर विच नो वन कैन 100% करेक्ट इट। कि आप ये नहीं कह सकते कि भाई एक इंसान बैठा हुआ है तो वो किसी किस्म की गलती नहीं करेगा, कोई ना कोई गलती मैं जरूर करूंगा ड्यूरिंग द ऑडिट। हो सकता है मैं कुछ भूल जाऊं, हो सकता है मैं कुछ गलत कर दूं। मसला यह है कि एक पूरे ऑडिट को कंप्लीट होने में लगते हैं 3 मंथ्स। 3 मंथ्स में आपने रिस्क आइडेंटिफाई किया, आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सब्सटैंटिव प्रोसीजर लगाए, एथिक्स देखा, सब कुछ किया, एंड पे आए तब आपने मटीरियलिटी को इन प्ले लाया और जो जो मिसस्टेटमेंट्स आइडेंटिफाई हुई हैं सिर्फ वो करेक्ट करें। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई मिसस्टेटमेंट में भूल जाऊं, ऐसा भी हो सकता है। इसलिए कॉन्सेप्ट आया परफॉर्मेंस मटीरियलिटी का। परफॉर्मेंस मटीरियलिटी आपको यह कहती है कि यार ड्यूरिंग द ऑडिट भी मिसस्टेटमेंट्स करेक्ट करवाओ, लेकिन लेकिन आप मटीरियलिटी को भूल जाओ ड्यूरिंग द ऑडिट, फॉरगेट अबाउट द मटीरियलिटी। आपको याद रखो जब रेवेन्यू का ऑडिट, आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डिफरेंट हेड्स होते हैं, ये जितने भी डिफरेंट लाइन आइटम्स होते हैं ना, रेवेन्यू, कॉस्ट ऑफ सेल्स, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, इंटेंजिबल एसेट्स, ये कहलाते हैं सेपरेट लाइन आइटम्स, हेड्स विद इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। कि यार इन हेड्स का ऑडिट एक अलग अलग टीम जाके करती है, सेपरेट टीम्स गो एंड ऑडिट दीज balances within the financial statements. Revenues auditing team will be separate. Property, plant and equipments audit team will be separate. Cost of sales audit team would be separate. Receivable audit team would be separate. Separate दो दो तीन तीन बंदों की टीम जाएगी, जाके ऑडिट करेगी इनका। वो 3 महीने लेगी पूरा ऑडिट करने के लिए, सैंपल सेलेक्ट करेगी, हर एक चीज करेगी। कोड आपको कहता है कि ड्यूरिंग द ऑडिट जब आप अपनी टीम्स को बताओगे कि आपकी मटीरियलिटी क्या है, तो उनको यह मत बताना कि 5 लाख की मटीरियलिटी है। कोड कहता है कि अपनी मटीरियलिटी को ड्यूरिंग द ऑडिट के लिए और कम कर लो। आपने हायर लेवल ऑफ मटीरियलिटी सेलेक्ट किया, वो जो रैप मॉडल था, या लोअर लेवल किया, उसको भूल जाओ, सेलेक्ट कर चुके हो एक अमाउंट। अब नेक्स्ट स्टेप है यहां पे, आप इसको और रिड्यूस कर दो फॉर द कोर्स ऑफ द ऑडिट। यानी कि अब कोड ये नहीं कहता कि कितने से रिड्यूस करने, कितने परसेंट से रिड्यूस करने, कोड ये नहीं कहता। पूरी दुनिया में जितनी भी फर्म्स हैं उनके अपने अपने क्राइटेरिया। मैं आपको केपीएमजी के बारे में बताता हूं। केपीएमजी कहता है जो भी आपने मटीरियलिटी निकाली है उसका 65 to 75% आप सेलेक्ट करोगे अपनी परफॉर्मेंस मटीरियलिटी को। हायर मटीरियलिटी, परफॉर्मेंस मटीरियलिटी तब सेलेक्ट होगी जब रिस्क लो है, लोअर तब सेलेक्ट होगी जब रिस्क हाई है। एज्यूम कर लो मैंने इन दोनों के दरमियान में 70% के ऊपर अपनी परफॉर्मेंस मटीरियलिटी सेलेक्ट करनी है। इस बात का मतलब ये है 500,000 जो आपकी मटीरियलिटी थी ओरिजिनल, मल्टीप्लाइड बाय 70%। क्या आंसर बनता है भाई आपके पास? मैं अब कैलकुलेट करता हूं यहां पे, व्हाट इज द आंसर? 500,000 मल्टीप्लाइड बाय 70%, ये आपके पास बनता है
350,000 यूएस डॉलर्स ड्यूरिंग द ऑडिट। आप ये मटीरियलिटी यूज करो जिसको नाम दिया गया परफॉर्मेंस मटीरियलिटी का। अब होगा क्या? होगा ये कि रेवेन्यू की टीम ऑडिट करने के लिए गई, उसने एक में स्टेटमेंट निकाली 5 लाख की, एक में स्टेटमेंट उसने निकाली 3 लाख की, एक में स्टेटमेंट उसने निकाली 3.5 लाख की, एक में स्टेटमेंट उसने निकाली 4 लाख की। ये चार में स्टेटमेंट्स उन्होंने निकाली। हर टीम को आपने मटीरियलिटी कितनी बताई? 3.5 लाख की बताई। भाई दिस इज द परफॉर्मेंस मटीरियलिटी जिसके अगेंस्ट आप कंपैरिजन करोगे मिस स्टेटमेंट का। ठीक है, एक मिनट, एक मैसेज आया हुआ बच्चे का, लेट मी चेक आउट दैट मैसेज। सर माय इंटरनेट क्वालिटी इज वेरी बैड राइट नाउ, द क्वालिटी ऑफ द स्क्रीन, योर वॉइस इज कॉन्स्टेंटली कटिंग आउट, कैन आई लीव एंड देन वॉच द वीडियो लेटर? मेरा इंटरनेट स्लो है, फिर इसका मतलब ये है कि मेरा इंटरनेट स्लो है, आप लोगों का इंटरनेट स्लो नहीं है। लेट मी रिकनेक्ट, लेट्स पॉज द लेक्चर, वेट अ सेकंड। अच्छा जी, वेयर वाज आई? मैं आपको बता रहा था कि आपने हर एक टीम को कहा कि भाई परफॉर्मेंस मटीरियलिटी मस्ट बी 3.5 लाख, आप ये लेके चलो। हर टीम ने इसी को लेके चला, इसी के ऊपर परफॉर्मेंस मटीरियलिटी कैलकुलेट की। ग्रेट। अब उन्होंने क्या किया, जब उन्होंने मिसस्टेटमेंट्स देखी ड्यूरिंग द ऑडिट, एंड ऑफ द ऑडिट में नहीं, उन्होंने रेवेन्यू के ऑडिट में अपनी एक लिस्ट बनाई। उन्होंने देखा एक 5 लाख की मिसस्टेटमेंट है, 3.5 लाख से ऊपर है, करेक्ट करवा लो, ये खत्म हो गई। ये 3 लाख की है, ये 3.5 लाख की परफॉर्मेंस मटीरियलिटी, इसको छोड़ दो अभी के लिए। ये 3.5 लाख है, 3.5 लाख की मिसस्टेटमेंट इज इक्वल टू 3.5 लाख की मटीरियलिटी इक्वल, इसको करेक्ट करवा लो। ये 4 लाख की है, इसको भी करेक्ट करवा लो। पीछे कितनी रह गई? सिर्फ पीछे रह गई आपकी मिसस्टेटमेंट रेवेन्यू के अंदर 3,50,000 की। ये एक मिसस्टेटमेंट रेवेन्यू में। इसी तरह प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में एक दो रहती होंगी, एक 250 की रह गई। लेट सपोज किसी और चीज के अंदर आपकी मिसस्टेटमेंट पड़ी हुई है, लेट सपोज 100,000 की एक और मिसस्टेटमेंट हम लोग ले लेते हैं। एक आपके पास फोर्थ मिसस्टेटमेंट किसी और एरिया में पर्टेनिंग थी 200,000 की। ये आपके पास रिमेनिंग मिसस्टेटमेंट्स पड़ी हुई है। अब हुआ क्या? अब गौर करना, हुआ क्या? हुआ कुछ इस तरीके से कि ड्यूरिंग द ऑडिट आपने जिस वक्त परफॉर्मेंस मटीरियलिटी एक रिड्यूस्ड अमाउंट की बेसिस के ऊपर मेजर एरर्स को करेक्ट करा लिया, तो ओरिजिनल मटीरियलिटी 5 लाख जो थी, ओरिजिनल मटीरियलिटी जो 5 लाख थी, उसके करीब करीब तो कुछ बचा ही नहीं ना। उसके तो करीब करीब उसकी अमाउंट से नीचे भी जो थी 3.5 लाख की, 4 लाख की, उसके अमाउंट से जो नीचे भी थी, वो भी आपने करेक्ट करवा ली। पीछे जो आपके पास मिसस्टेटमेंट्स बचेंगी, ऑटोमेटिकली आपके स्टेप नंबर 1 की जो हमने बात की थी कि इंडिविजुअली एग्रीगेट देखो पहले, इंडिविजुअली मटेरियल अमाउंट्स देखो पहले, वो तो रही नहीं आपके पास, वो तो खत्म हो गई। वो तो ड्यूरिंग द ऑडिट परफॉर्मेंस मटीरियलिटी को यूज करते हुए आपने खत्म करवा ली। एक रिड्यूस्ड मटीरियलिटी परफॉर्मेंस मटीरियलिटी को यूज करते हुए आपने ड्यूरिंग द ऑडिट खत्म करा ली। पीछे जो आपके पास अब लिस्ट बची है वो कौन सी है ही इंडिविजुअली उसमें कोई चीज मटीरियल बची नहीं है। अब आप सिर्फ स्टेप नंबर 2 करोगे एट द एंड ऑफ द ऑडिट, एग्रीगेट में देखोगे। और इस बार जब आप एग्रीगेट में देखोगे तो मटीरियलिटी के अमाउंट के साथ देखोगे, परफॉर्मेंस मटीरियलिटी को भूल जाओगे एट द एंड ऑफ द ऑडिट, जो कि 500,000 है, 0.5 मिलियन है। यहां पे प्लस माइनस करके जो जो मेजर अमाउंट्स बनती है उनको करेक्ट कराते जाओगे, अनलेस एंड अनटिल आपकी टोटल एग्रीगेट की मिसस्टेटमेंट्स अब 0.5 मिलियन से नीचे नहीं हो जाती। डू यू नाउ गेट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ परफॉर्मेंस मटीरियलिटी, दैट व्हाई इट इज क्रिएटेड? जब हम लोग डेफिनेशन के अंदर परफॉर्मेंस मटीरियलिटी पढ़ते हैं कि भाई परफॉर्मेंस मटीरियलिटी इज द अमाउंट सेट बाय द ऑडिटर एट लेस देन मटीरियलिटी फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज अ होल, कि वो मटीरियलिटी से भी कम अमाउंट होती है। तो किस लिए की है? इसलिए किया जाता है to an appropriately low level that the probability of the aggregate of uncorrected and undetected misstatements exceeds materiality for the financial statement as a whole, कि at the end of the audit जब आप एग्रीगेट में देखोगे तो सिर्फ उस वक्त आपके पास मटीरियलिटी से शायद ऊपर अमाउंट जाए, लेकिन इंडिविजुअली कोई भी अमाउंट अब आपके पास मटीरियलिटी से ऊपर नहीं जाएगी। ये आपका रोल प्ले करती है परफॉर्मेंस मटीरियलिटी एज अ होल। अंडरस्टूड? एनी क्वेश्चंस प्लीज आस्क मी। सर पीपीई, अच्छा आपका क्वेश्चन है सर पीपीई ऑलरेडी 3.5 लाख है तो वो मटेरियल नहीं है। मैंने शायद गलती कर दी होगी लिखते हुए, हाँ ये मटेरियल है, ये मैंने गलत लिख दिया, इसको 3 लाख कर दो, चलो आसान कर लो, इसको 3 लाख कर दो, ठीक है, मेरी गलती इसमें अंदर। लेकिन यहां पे अब आपको समझ आ गया कॉन्सेप्ट परफॉर्मेंस मटीरियलिटी का, डेफिनेशन अब आपको याद रखना और आसान हो गया, बजाय इसके कि आप रट्टा मारते। नाउ यू रिमेंबर इट बाय अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट कि भाई परफॉर्मेंस मटीरियलिटी इज अ रिड्यूस्ड मटीरियलिटी सेट एट ओरिजिनल मटीरियलिटी अमाउंट टू रिड्यूस टू एन एक्सेप्टेबल लेवल, कि भाई अनडिटेक्टेड अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स आपके एज अ होल मटीरियलिटी से इंडिविजुअली ऊपर नहीं जाएंगे, सिर्फ आपको एग्रीगेट में देखना पड़ेगा।
ठीक हो गया। ये आपका कॉन्सेप्ट हो गया मटीरियलिटी का, ये आपका कॉन्सेप्ट हो गया परफॉर्मेंस मटीरियलिटी का। पेपर के लिए याद रखना जो जरूरी है आप लोगों के लिए, दैट इज मटीरियलिटी की कैलकुलेशन यूजिंग द रैप मॉडल। लोअर लेवल एंड अपर लेवल आपको याद होने चाहिए एमसीक्यूज के लिए, वहां पे एग्जामिनर आपसे पूछ सकते हैं, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चंस में सीआरस के अंदर आपसे एग्जामिनर लोअर लेवल की ही तवक्को करते हैं, इससे ज्यादा आपसे तवक्को नहीं करता। परफॉर्मेंस मटीरियलिटी की डेफिनेशन याद होना आपको 100% जरूरी है, एग्जामिनर थ्योरेटिकल तौर पे पूछ सकता है। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट चीज, कुछ चीजें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ऐसी आती हैं जो कि मटीरियलिटी की बेसिस पे कैलकुलेट नहीं हो सकती, आप उसके लिए मटीरियलिटी नहीं यूज कर सकते। एग्जांपल, डिस्क्लोजर। डिस्क्लोजर्स जो आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के आखिर में जाके रिटन थ्योरेटिकल फॉर्म में डिस्क्लोज करते हो इंफॉर्मेशन, वो तो उसमें तो आप ये नहीं देख सकते ना कि कितनी अमाउंट है, वो तो थ्योरेटिकल फॉर्म में लिखे हुए होते हैं। जैसे हर चीज में हम लोग सब्सटेंटिव प्रोसीजर में कहते थे कि इसका डिस्क्लोजर जाके देख लो क्या वो एडिक्वेट है या नहीं है। वो क्या होता है डिस्क्लोजर? वो यही होता है, वी हैव परचेज 10 न्यू प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट ड्यूरिंग द ईयर विच हैव बीन एडेड विद इन प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट इन द क्लोजिंग बैलेंस। अब ये डिस्क्लोजर है, क्या ये मटीरियल है या नहीं है? इस पे तो अमाउंट की बेसिस पे हम लोग नहीं कर सकते। कुछ चीजें बाय नेचर मटेरियल होती ही होती हैं, उनके लिए आपको मटेरियलिटी कैलकुलेट करना जरूरी नहीं होती। वो कौन कौन सी चीजें होती हैं ये लिखी हुई हैं। वो चीजें होती हैं मिस स्टेटमेंट्स दैट अफेक्ट कंप्लायंस विद रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स। आपने कोई लॉ तोड़ा है, लॉ कहता था कि ये चीज भी आपकी डिस्क्लोज होनी चाहिए। रिमेंबर अ क्वेश्चन विद इन योर किट, जो कि मैंने लेक्चर्स में भी करवाया, जहां पे हम लोग डायरेक्टर्स के नेम्स और रिम्यूनरेशन दोनों डिस्क्लोज करते हैं। लॉ की रिक्वायरमेंट थी, डजंट मैटर मटेरियल है या नहीं है। लॉ अगर आपने तोड़ रहे हो किसी अमाउंट के बदले में, नहीं डिस्क्लोज कर रहे कोई चीज, लॉ कहता था डिस्क्लोज करनी है, वो मटेरियल है ऑटोमेटिकली, वो मैनेजमेंट करेक्ट करेगी हर हालत में। इसके अलावा मिस स्टेटमेंट दैट अफेक्ट कंप्लायंस विद डेट कवेनेंट्स। जब आप बैंक से लोन लेते हो तो उस वक्त जब कोई लोन लिया जाता है तो कविनेंट्स होते हैं, रिक्वायरमेंट्स होती है बैंक की कि आज के बाद जब तक आप लोन वापस नहीं कर सकते आपने ये काम करना ही करना है। एग्जांपल देता हूं, हम लोग एक कंपनी को ऑडिट करे तो उसके लोन कविनेंट में लिखा हुआ था कि आपकी कैपिटल एसेट रेशियो, कैपिटल एसेट गियरिंग जो रेशियो होती है सीएजीआर, वो आपकी 20% से नीचे नहीं गिरनी चाहिए। कंपनी की नहीं गिर रही थी, अगले 5 साल तक कंपनी ने 20% पे मेंटेन करना है। हो सकता है कैपिटल एसेट गियरिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट होती है? टोटल कैपिटल प्लस लोन डिवाइडेड बाय डेट। ठीक है, ये आपकी कैपिटल एसेट गियरिंग रेशियो, सॉरी टोटल कैपिटल डिवाइडेड बाय लोन प्लस कैपिटल, ये उसकी कैलकुलेशन होती है। अब हो सकता है मैनेजमेंट जानबूझ के $1-2 कम या ज्यादा करके दिखाए, क्योंकि उनको लग रहा हो यार 20% से 19.9% पे आ रहे, $1 ज्यादा कर दो कैलकुलेशन में ताकि वो आ जाए दोबारा 20% पे, ऐसा लगे कि लोन हमारा कवेनेंट ब्रेक नहीं हुआ। वो $1 बाय अमाउंट तो मटेरियल नहीं होगा, लेकिन बाय नेचर वो मटेरियल होगा, क्योंकि वो लोन कवेनेंट की वजह से मैनेजमेंट उसको चेंज कर रही है, तो वो मटेरियल बाय नेचर, उसको मैनेजमेंट ने करेक्ट ही करना है। इसके अलावा मिस स्टेटमेंट्स अगर आप उनको एडजस्ट करो तो वो प्रॉफिट को लॉस में कन्वर्ट कर दें। 50,000 का मैनेजमेंट का प्रॉफिट आ रहा था, मैनेजमेंट ने ऊपर रेवेन्यू 50,000 से ज्यादा रिकॉर्ड किया था, 3.5 लाख की आपकी मटीरियलिटी है, अगर तो 50,000 तो कुछ भी नहीं है, इग्नोर कर दोगे उसको। लेकिन अगर वो 50,000 से रेवेन्यू कम किया, नीचे लॉस हो जाएगा कंपनी का, भाई वो करेक्ट होना ही होना है। अमाउंट मत देखो, वो करेक्ट होना ही होना है, वो मटेरियल बाय नेचर है। इसी तरीके से एनी काइंड ऑफ मिसस्टेटमेंट जो कि मिसस्टेटमेंट है और अगर उसको ठीक किया गया तो नेट एसेट पोजीशन नेट लायबिलिटी में हो जाएगी, यानी कि आपके तमाम एसेट्स माइनस लायबिलिटीज कहलाती है नेट एसेट या नेट लायबिलिटी पोजीशन। ये वाली सिचुएशन कि अगर लेट्स सपोज मैनेजमेंट ने $1 से ज्यादा एसेट जान पूछ के रिकॉर्ड किया है ताकि उनका $1 प्लस आ जाए नेट एसेट्स, या $1 से लाइबिलिटी कम रिकॉर्ड किया ताकि उनका +1 आ जाए नेट एसेट, नेट लाइबिलिटी पोजीशन ना शो उनकी फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर। $1 बाय अमाउंट मटेरियल नहीं है, लेकिन बाय नेचर वो मटेरियल बन गया आपके लिए। डायरेक्टर्स की सैलरीज वगैरह उनका डिस्क्लोजर देना होता है अकॉर्डिंग टू IAS 24। IAS 24 आपका एक स्टैंडर्ड है जो कि आपने F7 में नहीं पढ़ा, SPR में पढ़ोगे, लेकिन कुछ टच उसका ऑडिट के अंदर भी है, AA के अंदर भी है, तो वो डिस्क्लोजर्स ऑटोमेटिकली मटेरियल बाय नेचर होते हैं। इसके अलावा ऐसे डिस्क्लोजर जो कि आप जहां पे डिस्क्लोज करते हो कि मेरा कोई केस चल रहा है किसी और कंपनी के साथ, कोई मसला चल रहा है किसी और कंपनी के साथ, ये वाले डिस्क्लोजर्स कंटिंजेंसी एंड कमिटमेंट इनको बोला जाता है डिस्क्लोजर्स को, कि आपकी क्या क्या कमिटमेंट्स हैं, क्या क्या कंटिंजेंसीज हैं, कौन कौन से केसेस चल रहे हैं कोर्ट के अंदर, वो बाय बाय थ्योरेटिकल फॉर्म के अंदर लिख कर बताओ डिस्क्लोजर नोट्स के अंदर, वो ऑटोमेटिकली मटेरियल बाय नेचर होंगे। यहां तक आपका खत्म हो जाता है मटेरियलिटी का तमाम कॉन्सेप्ट। एनी क्वेश्चंस एनीवन प्लीज आस्क मी नाउ, बट हरी अप। नहीं सर, कोई क्वेश्चन नहीं है। ग्रेट, एनीवन एल्स? नो सर। अच्छा जी, चलो अब हम लोग जरा आगे मूव करते हैं। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म के ऊपर अगर मैं आऊं, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म क्या चीज होती है? शक्की होना, इन शॉर्ट शक्की होना,
जो भी चीज आपको दी जा रही है उसको डबल चेक करना, जो भी चीज आपको दी जा रही है उस पर क्वेश्चंस रेज करना, दैट मीन्स दैट यू आर अ प्रोफेशनली स्केप्टिक पर्सन। अगर आप स्केप्टिक नहीं हो तो आप चीजों पे रिलाई करना शुरू कर दोगे। याद है एथिक्स के अंदर हम लोग पढ़ा करते थे फेमिलियरिटी थ्रेड के अंदर, दैट यू बिकम टू ट्रस्टिंग ऑफ अ क्लाइंट, दैट यू स्टॉप क्वेश्चनिंग थिंग्स दैट आर गिवन टू यू बाय देम। उस सिचुएशन में नहीं पढ़ना आपने, हमेशा स्केप्टिक रहना है। स्केप्टिक की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए, जो अंग्रेजी में यहां पे लिखी हुई है, आएगी पेपर में आएगी तो आपने यही उठा के लिखनी है। लेकिन बैक एंड अंडरस्टैंडिंग इसकी क्या है? ऑलवेज double question every single thing that is shared to you by the client. Never rely upon anything just because the client is saying that it is correct. Always question it, double check it with something else, that is it correct or not correct. Only after that rely upon it. That's it. ये आपकी प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म की डेफिनेशन है। लेकिन अब हम लोग मूव करते हैं अपने मेन कोर्स ऑफ एक्शन की तरफ, मेन मील की तरफ, ऑडिट रिस्क। ऑडिट रिस्क आपका क्या होता है, हम लोग जरा इसकी तरफ अब मूव करते हैं। देखो भाई, मैं अपने मेसी नोट्स, रफ नोट्स की तरफ जरा आके आपको समझाता हूं। देखो, ऑडिट रिस्क क्या बला है, हम लोगों ने पढ़ा, इसके क्वेश्चंस भी हम लोगों ने लेक्चर्स में सॉल्व किया, बट लेट्स रीकैप इट अ बिट। ऑडिट रिस्क का मतलब क्या है, रिस्क का मतलब क्या है? ऑडिट रिस्क, ऑडिट रिस्क बेसिकली मींस, या इसका मतलब यह होता है कि आप कुछ गलत कर दोगे। देखो भाई, अपने घर में आज आप लोगों ने अफ्तारी की तो सबसे बड़ा रिस्क क्या था? कि पकोड़े लेकर आने होते हैं आलू वाले। रिस्क ये कि कोई भूल जाएगा, सो रहा होगा, नहीं लेकर आएगा। अक्सर लोगों की, जवान लोगों की कोशिश होती है कि यार नमाजों के लिए उठो, बाकी सोते रहो, कोई मसला नहीं। और इसमें कुछ गलत भी नहीं, हम भी ऐसे ही किया करते थे, आप भी ऐसे ही कर रहे होगे। रिस्क ये है कि शायद कोई अफ्तारी से 15 मिनट पहले पकोड़े गरम गरम ला के ना रखे, मसला बन गया ना, मसला हो गया। ऑडिटर की जिंदगी में सबसे बड़ा रिस्क भी यही होता है कि क्या पता फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर मिस्टेक्स हों और आप कह दो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, लेकिन मिस्टेक्स भी नहीं, मटीरियल मिस्टेक्स हो, मटीरियल मिस्टेक्स हो। क्या पता फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर मटीरियल मिस्टेक्स हो और आप कह दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बिल्कुल ठीक है। हमें तो पता था, अभी हमने मटीरियलिटी के अंदर पढ़े, मिस्टेक्स है तो खैर है, मटेरियल मिस्टेक्स है तो फिर तो आपने उनको करेक्ट करवाना है। रिस्क ये होता है, ऑडिट रिस्क की डेफिनेशन ये है, दैट देयर आर मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड द ऑडिटर गिव्स एन ओपिनियन दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू। मटेरियल में स्टेटमेंट्स मौजूद है, ऑडिटर कह देगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बिल्कुल ठीक है। अब ये जो सिचुएशन है, ये किन 4 रीजंस की वजह से बनती है, किन रीजंस की वजह से एक ऑडिटर गलत ऑडिट ओपिनियन दे सकता है, वो रीजंस कौन सी है उनके ऊपर बात करते हैं। ऑडिट रिस्क, AR, ऑडिट रिस्क। ऑडिट रिस्क फर्दर डिवाइड होता है 2 कैटेगरीज के अंदर। एक होता है ROMM, जिसको बोला जाता है रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, और दूसरा होता है डिटेक्शन रिस्क, DR। रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट जो होता है ये कंपनी के कंट्रोल में होता है, आपके क्लाइंट के कंट्रोल के अंदर ये होता है। क्लाइंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर मटेरियल मिसस्टेटमेंट करता है, ऑडिटर नहीं करता। तो रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट इज डायरेक्टली लिंक्ड टुवर्ड्स द कंपनी, कि कंपनी इज कंट्रोलिंग दिस रिस्क। अब कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मिस्टेक्स किस वजह से कर सकती है? 2 रीजंस होती हैं। एक होता है कंट्रोल रिस्क, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि भाई जहां पे आपका कंट्रोल हुआ वीक, वहां पे ऑटोमेटिकली गलतियां होना शुरू हो जाती हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर। क्यों? हर एक चीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिकॉर्ड करने के लिए एक बैक एंड पे कंट्रोल होता है, अप्रूवल्स है, ट्रांजैक्शन की पूरी इन्वेस्टिगेशन है, रेवेन्यू इनवॉइस रिकॉर्ड हो रही है तो क्या रेवेन्यू एक्चुअल में अकर भी हुआ या नहीं हुआ, मैनेजमेंट इन सब चीजों को देख के उसके बाद ही रिकॉर्ड करती है, क्योंकि प्री कंडीशंस के लिहाज से ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, राइट? इंटरनल कंट्रोल होना उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इंटरनल कंट्रोल जहां पे वीक है वहां पे गलती होने के चांसेस बन सकते हैं। यानी एक तो रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट की रीजन बन गई कंट्रोल रिस्क होना, यानी कि वीक इंटरनल कंट्रोल्स होना, वीक इंटरनल कंट्रोल्स होना। ये तो एक रीजन बन गई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में गलती होने के चांसेस के। दूसरी रीजन कहलाती है इनहेरेंट रिस्क। इनहेरेंट रिस्क, इनहेरेंट रिस्क का मतलब क्या होता है? इन सिंपल वर्ड्स, एनी अदर रीजन अदर देन कंट्रोल रिस्क जिसकी वजह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मिस्टेक्स हो सकती हैं, उसको नाम दिया जाता है इनहेरेंट रिस्क का। लेकिन एग्जांपल देता हूं आपको, कॉम्प्लेक्स अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, कोई चीज कैलकुलेट करना अकॉर्डिंग टू द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बहुत ज्यादा मुश्किल है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है उसको कैलकुलेट करना, कॉम्प्लेक्स है। IFRS 9 के अकॉर्डिंगली लोन की कैलकुलेशन करना आसान है? नहीं। सेल एंड लीज बैक की कैलकुलेशन करना आसान है? नहीं। लीज रिकॉर्ड करना आसान है? नहीं। फेयर वैल्यू मार्केट में से डिटरमिन करना आसान है? नहीं। IFRS 15 के अकॉर्डिंगली 5 स्टेप से गुजार के रेवेन्यू रिकॉर्ड करना आसान है? नहीं। इनहेरेंट रिस्क
कॉम्प्लेक्स अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की वजह से हो सकता है। इनहेरेंट रिस्क वीक प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस की वजह से हो सकता है कि मैनेजमेंट के पास नॉलेज ही नहीं है, मैनेजमेंट को पता ही नहीं है स्टैंडर्ड क्या कहता है, तो वहां पे भी रिस्क है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में गलती हो सकती है। इसके अलावा मल्टीपल और भी रीजंस है यहां पे लिखी गई, कॉम्प्लेक्सिटी, सब्जेक्टिविटी, चेंज, अनसर्टेनिटी, ससेप्टेबिलिटी टू मिसस्टेटमेंट ड्यू टू मैनेजमेंट बायस एंड नेचर ऑफ इंडस्ट्री। इन सारी चीजों का मतलब यह है कि ये कंट्रोल से लिंक नहीं होती, ये आपका नॉर्मल डे टू डे ऑपरेशन से लिंक चीजें होती हैं, जिसकी वजह से मैनेजमेंट मे नॉट बी एबल टू आइडेंटिफाई रिस्क विद इन, मे नॉट बी, मे मेक एन एरर विद इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक हो गया, ये आपका इनहेरेंट रिस्क हो गया। अब एक चीज तो हमने कवर अप कर ली विच इज ROMM, कि भाई रिस्क ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट दो एरियाज की वजह से होगा, इनहेरेंट रिस्क एंड कंट्रोल रिस्क की वजह से। ऑन कर लो अपने माइक्स, ऑन कर लो प्लीज, ऑन कर स्टार्ट। अच्छा भाई, सर हम लोग सर थे इस चीज के सेम ऊपर इश्यूज सर, सेम इश्यूज